हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर ओन यूट्यूब चैनल शांतनुज बायोप्रेप लाइफ साइंस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस इन डिटेल। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिमांड किया था कि ये टॉपिक जल्द से जल्द लेके आओ, तो मैंने आपके लिए ये टॉपिक ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है, तो ये बहुत सारे रेफरेंस बुक में कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया है। ठीक है, तो मैंने खुद से कंटेंट डिजाइन करके जितना हो सके उतना इजी बनाने का ट्राई किया। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों? अभी के लिए इतना याद रखो कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब क्या? एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा, तो वो लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम कहीं ना कहीं जाके एक्यूमुलेट करेंगे, और एक्यूमुलेट करने के बाद अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एटीपी सिंथेसिस से पास होके एटीपी का सिंथेसिस करेंगे। ये वन स्टेटमेंट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का पूरा समरी। इन ऑक्सीडेशन होने के बाद हाइड्रोजन एटम्स लिबरेट करेंगे, कहीं ना कहीं जाके वो एक्यूमुलेट करेंगे पंप होने के बाद, और फिर वो एक्यूमुलेटेड हाइड्रोजन एटम्स एटीपी सिंथेसिस से गुजर के एटीपी का सिंथेसिस करेगी। ठीक है, ये एकदम सिंपलेस्ट वे में मैंने आपको समझाया। दैट्स व्हाट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, लोकेशन, इट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन in eukaryotes and plasma membrane in prokaryotes. In eukaryotes, membrane-bound cell organelles are present. That's why it will occur where in inner mitochondrial membrane. In prokaryotes, it will occur in plasma membrane. ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, पेपर सेटर ये यहाँ से क्वेश्चन डाल सकता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे चलता है? साइटोसोल में। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे चलेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। प्रोकैरियोट्स में कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कहाँ पे आकर करेगा? सॉरी, electrons are transferred from NADH and FADH2 to terminal electron acceptor, that is oxygen, through a series of electron carriers. There are 4 complexes in electron transport chain: complex 1, 2, 3 and 4. Complex 1 is known as NADH coenzyme Q reductase or NADH dehydrogenase. Complex 2 is known as succinate coenzyme Q reductase or succinate dehydrogenase. Complex 3 is coenzyme QH2 cytochrome C reductase or cytochrome BC1 complex, and complex 4 is known as cytochrome C oxidase. Complex 5 is known as ATP synthase. वो हम आगे देखने वाले। तो यहां से एक क्वेश्चन आया था कॉम्प्लेक्स 2 से कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रेजेंट इन बोथ क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो उसका आंसर क्या था? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। ये इस बार क्वेश्चन आया 2021 में, शायद डीबीटी या फिर आईसीएमआर, दोनों एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो कुछ पॉइंट्स याद रखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ने से पहले। ठीक है, FeS आयन सल्फर इज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, इट कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर एक टाइम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर यूबिक्विनन एंड साइटोक्रोम सी। ठीक है, तो ये भी याद रखो, मोबाइल मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ये डिफ्यूज हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ये जा सकते हैं। ठीक है, यूबिक्विनन एंड साइटोक्रोम सी, मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स आर अरेंज्ड फ्रॉम लोअर टू हायर रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल, और फ्रॉम लेस पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम समझें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट। क्या बोला है? लोअर टू हायर रिडक्शन और रिडक्स पोटेंशियल। तो अगर ये ए इलेक्ट्रॉन कैरियर है और बी इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये सी भी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, या फिर मैं टर्मिनल इलेक्ट्रॉन कैरियर टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज ऑक्सीजन को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, लोअर टू हायर रिडक्शन पोटेंशियल है अरेंज। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, हायर रिडक्शन पोटेंशियल, नाम से ही पता चल रहा है। हायर रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन होने का पोटेंशियल
हाई है, रिडक्शन होने का पोटेंशियल ज्यादा है। रिडक्शन होने का पोटेंशियल मतलब हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, तो अगर इसका लो है और इसका हाई है और इसका हाईएस्ट होगा ये वाले केस में, हाई रिडक्शन पोटेंशियल, हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल ज्यादा है। नाम में सब चीजें है। ठीक है, तो अगर बी का रिडक्शन पोटेंशियल या फिर हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल ज्यादा है, तो बी ए से या फिर ए का इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन इसके पास खींच लेगा, क्योंकि रिडक्शन होने का पोटेंशियल ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का पोटेंशियल ज्यादा है किसके पास, बी के पास। अभी ऑक्सीजन का पोटेंशियल ज्यादा होगा और ज्यादा होगा, तो अगर ऑक्सीजन का पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट है तो वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, कहां से, इलेक्ट्रॉन कैरियर बी से। समझा? ओके, बस यही दिया है इसमें। That's why in electron transport chain, the electron carriers are arranged from lower to higher reduction potential, and by this way, ultimately, the electron will be accepted by the terminal electron acceptor, that is oxygen. तो ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल हाईएस्ट होगा इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, कभी कभी वो ट्विस्ट करके क्या देते हैं ऑप्शन में, फ्रॉम लोअर पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ये डीबीटी में इस बार आया क्वेश्चन, डीबीटी 2021 इस बार। ठीक है, तो ऐसे ट्विस्ट करके दिया था कुछ, तो लेस नेगेटिव टू हाई नेगेटिव, ऐसे कुछ कुछ ट्विस्ट करके दिया था। तो फ्रॉम लेस पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव। ठीक है, तो हम वैल्यूज डाल के समझेंगे इसको। लेस पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव, अगर मैं इलेक्ट्रॉन कैरियर ए का रिडक्शन पोटेंशियल डाल दू 0.50, बी का 0.60 और ऑक्सीजन का 0.70, तो ये लॉजिकल है। ठीक है, आप लॉजिकल कंक्लूजन भी यहां से निकल सकते हो। कैसे? अगर बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है, अगर बी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव है, डेट इज 0.60, और ए का कम है, कितना है, 0.50, तो इलेक्ट्रॉन आप बताओ कौन खींचेगा? इलेक्ट्रॉन तो यही चाहेगा ना, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन खींच पाएगा? ए का 0.50 है, बी का 0.60, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन कैरियर बी के पास हो जाएगा। नेगेटिव वाली चीज और ये ज्यादा पॉजिटिव वाली चीज है, तो ऑब्वियसली वो कहां पे अट्रैक्ट करेगा, बी के पास, क्योंकि बी का पॉजिटिव वाला चार्ज ज्यादा है। ठीक है, वैसे भी ऑक्सीजन का ये तो 0.70 है, 0.70, तो इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो ज्यादा अट्रैक्ट किसके पास होगा, 0.60 के पास, या फिर क्या, या 0.70 के पास, ऑब्वियसली 0.70 के पास। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे कि फ्रॉम लेस पॉजिटिव टू मोर पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स 1 पंप 4 protons, complex 2 do not pump any proton, complex 3 pump 4 protons, and complex 4 pump 2 protons from matrix to intermembrane space. कोएंजाइम Q और Q exist in 3 redox state. Q क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि Q refers to क्विनन केमिकल ग्रुप। ठीक है, इसलिए उसको Q भी बोलते हैं। फुली ऑक्सीडाइज स्टेट, ऑक्सीडाइज मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड आयन, तो फुली ऑक्सीडाइज स्टेट में हम उसको बोलेंगे यूबी क्विनन, या फिर कोएंजाइम Q और Q। सेमी रिड्यूस्ड स्टेट, अभी एक बात याद रखो कि कोएंजाइम Q और Q कैन एक्सेप्ट 2 हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रॉन, कितने, 2। ठीक है, कितना एक्सेप्ट कर सकता है, मैक्सिमम 2। अगर उसने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया,
फुली ऑक्सीडाइज स्टेट दैट इज यूबी क्विनन ने अगर एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और या फिर एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया तो वो बन जाएगा सेमी रिड्यूस स्टेट। ठीक है, उसको हम बोलेंगे सेमी क्विनन और यूबी सेमी क्विनन, रिप्रेजेंटेड बाय दिस सीओ क्यू। और ये नेगेटिव साइन क्यू, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। ठीक है, फुली रिड्यूस स्टेट मैंने क्या बोला था, यूबी क्विनन कैन एक्सेप्ट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो फुली रिड्यूस स्टेट अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो वो बन जाएगा फुली रिड्यूस स्टेट। ओके, इट इज नोन एज यूबी क्विनन और COQH2 और QH2। या फिर सेमी रिड्यूस स्टेट और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके फुली रिड्यूस स्टेट बनाएगा। ठीक है, दोनों सेम है चीजें, समझे। कोएंजाइम क्यू और यूबी क्विनन इज ओनली इलेक्ट्रॉन कैरियर दैट इज नॉट बाउंड टू एनी प्रोटीन। तो ये यहां से क्वेश्चन भी आता है। तो कुछ कंटेंट दिख नहीं रहा होगा लास्ट वाली लाइन पे, तो मैं हाइड हो जाता हूं। आयन सल्फर प्रोटीन्स हैज नॉन हीम आयन कॉम्प्लेक्स विद सल्फर, नॉन हीम है। ठीक है, 2 common ion sulfur proteins are 2Fe2S, 4Fe4S. Both iron and sulfide are coordinated to 4 cysteine sulf hydryl groups. ठीक है, तो ये आपको एज इट इज मेमोराइज करना है। ठीक है, ये वाली लाइन में ज्यादा डेप्थ में मत जाना। ठीक है, यहां से क्वेश्चन नहीं आते। नेक्स्ट, तो अभी हम समझेंगे अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन डिटेल। ओके, मैं माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, उसके अंदर का मैट्रिक्स, और ये इनर मेम्ब्रेन या फिर इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी ये डायग्राम को देखते हुए आप ऊपर वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। मैट्रिक्स का है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो अंदर है। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो यहां पे दिया है मैंने, वो कहां पे है, यहां पे। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन मतलब ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, इसका ये एक्सपांडेड व्यू है। समझा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस सबसे बाहर वाली, उसके बाद आएगा इनर मेम्ब्रेन, उसके बाद आएगा मैट्रिक्स। लगा पा रहे हो लॉजिक? ठीक है, अभी हम समझेंगे इसको। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, NADH का NADH प्लस H प्लस। तो मैं पहले कॉम्प्लेक्स का भी यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे मैंने डालना भूल गया कॉम्प्लेक्स के नेम। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 1। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स 3। कॉम्प्लेक्स 2 कहाँ पे है वो मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 2 में बाद में बताऊंगा टू अवॉइड कंफ्यूजन, क्योंकि ये सही वे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने का। ठीक है, हाँ, ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल में NADH के मॉलिक्यूल बने, वो NADH के मॉलिक्यूल बनने के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आने के बाद
इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में कॉम्प्लेक्स 1 के वहां पे जाके बाइंड हो गए। उसके बाद NADH के मॉलिक्यूल्स का ऑक्सीडेशन हो गया, उसके वजह से हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन एटम्स रिलीज हो गए मैट्रिक्स के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन चले गए कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से आए? हमको पता है NADH प्लस H प्लस, ये हम फर्स्ट लेक्चर से ये इसको समझ। NAD प्लस क्या करता है? NAD प्लस एक हाइड्रेट आयन को एक्सेप्ट करता है और एक जो बचता है हाइड्रोजन आयन उसको एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रेट आयन हमने डिस्कस किया बहुत बार कि क्या है, 1 प्रोटॉन एंड हाइड्रेट आयन क्या है? 1 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, NAD प्लस 2 हाइड्रोजन एटम को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसमें से एक हाइड्रेट आयन को एक्सेप्ट करेगा और एक जो बचता है H प्लस आयन उसको। कैसे? ये 2 हाइड्रोजन एटम है, उसमें हमको पता है कि एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें भी एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक हाइड्रोजन एटम वो डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो हाइड्रेट आयन के फॉर्म में एक्सेप्ट करेगा। हाइड्रेट आयन मतलब 1H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले फॉर्म। तो 1H प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन मतलब वो एज इट इज कैसा एक्सेप्ट करेगा? ऐसा एक्सेप्ट करेगा। बन गया हाइड्रेट आयन। तो ये H क्या है? हाइड्रेट आयन। और ये जो H प्लस बचता है हाइड्रोजन आयन फ्री फॉर्म में, वो ये है। इसलिए हम NADH प्लस H प्लस लिखते हैं, NADH2 नहीं लिखते। जैसे कि हम FADH2 लिखते हैं वैसे हम नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? NADH प्लस H प्लस। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से है पता चला अभी? ये वाला पहला इलेक्ट्रॉन, ये वाला दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो NADH प्लस H प्लस का ऑक्सीडेशन होगा, मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे है? यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। और ये 2 हाइड्रोजन आयंस भी निकलेंगे, ये पहुंच जाएगा मैट्रिक्स के अंदर और ये वाला भी पहुंच जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। समझा? तो अभी क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन आयन पहुंच गए मैट्रिक्स के अंदर और 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन की वजह से क्या हुआ, 2 हाइड्रोजन आयन मैट्रिक्स के अंदर आ गए और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 में आगे बढ़ते हुए जा रहे। ठीक, FMN ऑक्सीडाइज स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस स्टेट में, दैट इज FMNH2। इजी है। ठीक है, FMNH2 अभी इलेक्ट्रॉन्स को आगे पास करेगा। ठीक है, लेकिन हमने ये डिस्कस किया कि FES कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा FES के पास, वो इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे आगे पास करेगा FES के पास। FES फिर उसके बाद पास करेगा यूबिक्विनॉन के पूल के पास। ठीक है, एक पूल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 के साइड में कुछ पूल होगा और ये जो मॉलिक्यूल्स है यूबिक्विनॉन ये डिफ्यूज करते रहेंगे। ठीक है, हाइड्रोफोबिक मेम्ब्रेन है ये, तो इसमें ये डिफ्यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये डिस्कस किया था कि दे आर मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर।
ठीक है, तो यहाँ पे उनका पूल होगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनन यूक्यू ने एक्सेप्ट किया। हमको पता है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेमी यूबिक्विनन या फिर यूबी सेमिक्विनन, दैट इज पार्शियली रिड्यूस्ड स्टेट। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो सेमी रिड्यूस्ड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, आ गया। ओके, अभी क्या होगा, अभी FMnH2 से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल गया, अभी लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन निकलना बाकी है, तो उसने दे दिया सेकंड इलेक्ट्रॉन भी। वो क्या करेगा, अभी सेकंड इलेक्ट्रॉन को देगा। तो अभी इसने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को दे दिया। सेकेंड इलेक्ट्रॉन को देने के बाद ये क्या बन जाएगा, वापस से FMn बन जाएगा ना। जो रिड्यूस स्टेट था उसने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो वापस से वो FMn बन जाएगा। ठीक है, फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन FeS के पास गया, ये सेकेंड इलेक्ट्रॉन वापस से दूसरे वाले अगले वाले FeS के पास गया, ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यूबी सेमिक्विनन के पास, जो कि यहाँ पे है, और यूबी सेमिक्विनन ने और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद वो फुली रिड्यूस स्टेट में आ जाएगा, जिसको हम यूबी क्विनॉल या फिर UQH2 बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एरो से आपको बता दिया, समझा जाता। ठीक है, फिर यूबी क्विनल ये पूल से बाहर निकलेगा, ये पूल से ऐसे बाहर निकल रहे हैं, और कॉम्प्लेक्स 2 मैंने यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 1 ये है, कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पे है, और ये कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स 2 मैंने क्यों नहीं बताया यहाँ पे, ये आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, ये सही वे है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को समझने। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें अलग अलग चीजें डालते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बन जाता है। ठीक, कॉम्प्लेक्स 2 हम आगे देखेंगे। ओके, यूबिक्विनल पूल से निकला और उसके बाइंडिंग साइट पे आ गया, तो ये बाइंडिंग साइट को हम बोलेंगे QP बाइंडिंग साइट। जो बाइंडिंग साइट कॉम्प्लेक्स 3 में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के आजू बाजू में होगी, ठीक है, या फिर आसपास होगी, उसको हम बोलेगी QP बाइंडिंग साइट। और जो मैट्रिक्स के पास होगी उसको हम बोलेंगे QN बाइंडिंग साइट। ठीक है, और एक बात, जब इलेक्ट्रॉन FMN से FES से अगले वाले FES ऐसे करते करते यूबिक्विनॉल तक पहुंच रहा था, तो ऐसे करते करते जो पहुंच रहा था, तो कुछ एनर्जी जनरेट होगी, और वो एनर्जी यूज की जाएगी मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स को पंप करने के लिए। मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स कहां पे पंप हो गए, मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स कहां पे पंप हो गए, इन इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन में 4 प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा। कितने प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा, 4 प्रोटॉन्स को पंप किया जाएगा। ठीक है, ठीक, हाँ, तो अभी क्या हो रहा है, यूबिक्विनल UQH2 QP वाले साइड पे बाइंड कर गया। ठीक है, तो UQH2 से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मतलब उसका ऑक्सीडेशन हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या होता है, क्या बनता है, UQ, ये वाला, दैट इज UB सेमिक्विनल। ठीक है, तो UQH2 से या फिर यूबिक्विनॉल से एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो एक्सेप्ट किया FeS ने, वो इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम C को। ठीक है,
UqH2 से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा या फिर यूबी सेमीक्विनन से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और यूबी सेमीक्विनन से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो बन जाएगा यूबिक्विनन, क्योंकि यूबिक्विनन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है और बनाता है UqH2, दैट इज यूबिक्विनॉल। और यूबिक्विनॉल ने दो इलेक्ट्रॉन को वापस से दे दिया तो क्या बन जाएगा, यूबिक्विनन। तो यूबी सेमीक्विनन से अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पे, Bl, ठीक है। L स्टैंड्स फॉर लो एफिनिटी, H स्टैंड्स फॉर हाई एफिनिटी, ठीक है। लो एफिनिटी से Bl से इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, BH इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। अभी यूबी सेमीक्विनन से जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकला यूबी सेमीक्विनन से, ठीक है, वो किस में बन गया था, यूबी क्विनन में। यूबी क्विनन बनने के बाद वो क्या करेगा, अभी वो वापस से उसके पूल में जाएगा, ये पूल में पहुंच गया और उसके पूल से वापस से निकल के वो कहां पे बाइंड करेगा, QN वाले साइड के पास, समझा। ओके, ये UQ यहाँ पे बाइंड, UQ यहाँ पे पूल से निकल के QN वाले साइड पे बाइंड कर गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन दे दिया था यूबी सेमीक्विनन ने, वो Bl से पास होते हुए, BH से पास होते हुए, BH से उसने BH से जो इलेक्ट्रॉन निकला यूबी क्विनन ने वो एक्सेप्ट किया। यूबी क्विनन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो वो क्या बन जाएगा, सेमी रिड्यूस स्टेट। यहाँ पे मैंने दिखाया कि सेमी रिड्यूस स्टेट बनता है जब एक इलेक्ट्रॉन को वो एक्सेप्ट करे। तो सेमी यूबिक्विनन यहाँ पे बन गया, ये यहाँ पे यूबी सेमीक्विनन बन गया, ठीक है। ओके, फिर साइटोक्रोम C के पास जब ये एक इलेक्ट्रॉन गया था, वो साइटोक्रोम C एक टाइम पे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो साइटोक्रोम C जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के साथ बाइंड करेगा। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन कौन है, यूबिक्विनन एंड साइटोक्रोम C। तो वो बाइंड कर गया, उसने इलेक्ट्रॉन दिया CuA को, CuA से साइटोक्रोम A के पास, साइटोक्रोम A से साइटोक्रोम B के पास, साइटोक्रोम B से साइटोक्रोम A3 के पास, साइटोक्रोम A3 से वो इलेक्ट्रॉन पहुंच गया मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहुंच गया मैट्रिक्स के अंदर, नेगेटिव वाली चीज पहुंच गई मैट्रिक्स के अंदर, मतलब उसकी वजह से क्या होगा, H प्लस आयन आएगा और इसके साथ अट्रैक्ट करने का ट्राई करेगा, ठीक है। ओके, और एक बात यहाँ पे है, UqH2 यहाँ पे जब वो दो इलेक्ट्रॉन दे देता है, और UqH2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है UQ के अंदर, तो दो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन आयन कहां पे जाएंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है। ओके, तो कुछ स्लाइड के पीछे का कुछ दिख नहीं रहा आपको, ठीक है, वो मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो जाता, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम A3 से फाइनली मैट्रिक्स में पहुंच गया, और अगर निगेटिव वाली चीज मैट्रिक्स में पहुंच गई तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन उसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अभी हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, ठीक है, मतलब सॉरी सेकेंड हाफ ऑफ क्यू साइकिल की बात करेंगे, जो कि ये सेमी यूबिक्विनन यहाँ पे बना था, उसका क्या होगा आगे, ठीक है।
तो ये मूवी की तरह आप इसको समझो, ठीक है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ये वाले साइड में क्या हो रहा था, अभी मैं यहाँ पे इंक इरेज करता हूँ सब, ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा आपको। ओके, ठीक। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये UqH2, ये UqH2 ने क्या किया, या फिर यूबी क्विनल ने क्या किया, इसने दो हाइड्रोजन निकाले, दो इलेक्ट्रॉन दे दिए। फाइनली वो यूबी क्विनल में, यूबी क्विनन में कन्वर्ट हो गया था। यूबी क्विनन कहाँ पे गया था अल्टीमेटली, पूल में। तो ये वाली जो साइट है वो एम्प्टी नहीं हो जाएगी, इट विल गेट एम्प्टी। यूबी क्विनन तो वापस पूल में चलेगा, ठीक है। ये क्यूपी वाली साइट थी, ठीक है। और ये नीचे वाली जो साइट है, ये वाली, इसमें अभी कौन मौजूद है, इसमें अभी कौन है, यूबी सेमीक्विनम, ठीक है। तो ये वाली साइड अभी वैकेंट हो गई थी। तो ये वैकेंट साइट में क्या होगा पता है क्या आपको, एक नया UqH2 का मॉलिक्यूल आएगा, समझा। UqH2 ये न्यू मॉलिक्यूल है, कहां से आया, पूल से, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि न्यू UqH2 मॉलिक्यूल। ओके, ठीक है। अभी UqH2 वाला मॉलिक्यूल आ गया, कौन से साइट में, ये कौन सी साइट है, QP वाली साइट। तो ये UqH2 ने सेम कहानी रिपीट की, क्या किया, दो हाइड्रोजन आयन का लॉस करवाएगा या फिर ऑक्सीडाइज करवाएगा। ऑक्सीडाइज करने के वजह से ये लो, और एक दो H+ आयन आ गए मेट इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक है। ये दो हाइड्रोजन आयन पहले निकल रहे थे जब UqH2 का ऑक्सीडेशन होकर UQ बन रहा था, और अभी वापस से ये जो न्यू UqH2 आया है उसका भी ऑक्सीडेशन होगा, उसके ऑक्सीडेशन की वजह से दो H+ आयन वापस से पहुंच जाएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर, ठीक। ऑक्सीडेशन के बाद लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम तो हो गया है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होगा। तो पिछले जैसे ही सेम कहानी, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा FeS के पास, FeS से एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा साइटोक्रोम C के पास, साइटोक्रोम C जाएगा और कॉम्प्लेक्स 4 को बाइंड करेगा। ये कॉम्प्लेक्स 4 था, ये कॉम्प्लेक्स 3 था, और ये कॉम्प्लेक्स 1 था। साइटोक्रोम C ने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको, फिर साइटोक्रोम A को, फिर साइटोक्रोम A से CuB को, CuB से साइटोक्रोम A3 को, A3 से अल्टीमेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। मैट्रिक्स के अंदर ये कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन है। पहले वाला इलेक्ट्रॉन पहुंच गया था, ठीक है, लास्ट स्लाइड में हमने देखा था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन पहुंच गया था, ये दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन भी पहुंच गया। तो आप बताओ, अगर दो इलेक्ट्रॉन या फिर दो नेगेटिव वाली चीज अगर मैट्रिक्स में पहुंचती है, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा और ये दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमको पता है एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्या है ये, हाइड्रोजन एटम। और ये वाला भी तो हाइड्रोजन एटम होगा, 1H+1, 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन, ठीक है। ठीक है। तो 2H+ या फिर दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है।
और क्या बनाएगा, वाटर बनेगा। ठीक है, वापस से हाइड होना पड़ेगा। ठीक, ठीक है, समझा आपको। दो इलेक्ट्रॉन जब मैट्रिक्स में रिलीज हो गए, दो हाइड्रोजन आयन उनके तरफ अट्रैक्ट हो गए। एक हाइड्रोजन एटम हमको होता है एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन। दो हाइड्रोजन आयन एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, अभी हम क्यू साइकिल को समझेंगे, सेकेंड वाला पार्ट जो बच गया था वो समझेंगे। ठीक है, UqH2 ने एक इलेक्ट्रॉन तो दे दिया FeS के पास, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन बचा था वो दे दिया Bl के पास। Bl ने वो इलेक्ट्रॉन लेके आया BH के पास। BH से ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यूबी सेमीक्विनन के पास। अभी हमको पता है कि यूबी सेमीक्विनन जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो फुली रिड्यूस स्टेट में बन जाएगा, मतलब यूबी क्विनॉल में वो बन जाएगा, मतलब UqH2 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और वही तो हो रहा है, ये देखो। ठीक है, अभी UqH2 क्या करेगा, और सेमीक्विनन यूबी सेमीक्विनन से अगर UqH2 बनना है, UqH2 बनना है, तो उसने क्या किया, उसने दो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया। मैंने यहाँ पे सीधा दो हाइड्रोजन दिखाया है। यहाँ पे इसने ऑब्वियस वाली बात है कि इसने एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया होगा यहाँ से, और यहाँ पे यूबी सेमीक्विनन ने दूसरे वाले हाइड्रोजन को एक्सेप्ट किया होगा, सेकेंड वाले। तो टोटल क्या है, टोटल मैंने यहाँ पे सीधा टोटल लिख दिया था टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो अल्टीमेटली इसने दो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट किया है मैट्रिक्स से। ठीक है, ओके। तो दो H+ का कंजम्पशन हुआ है मैट्रिक्स से। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कितना प्रोटॉन पंप कर रहा था, 4 प्रोटॉन्स। फर्स्ट UqH2 से जब UqH2 का जब ऑक्सीडेशन हो रहा था UQ के अंदर, तो दो हाइड्रोजन आयन्स निकल रहे थे कहाँ पे, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ये फ्रेश वाला जो कि न्यू UqH2 आया है पूल से, उसका भी जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो दो H+ आयन निकल रहे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। अब तक कितने प्रोटॉन निकले, 4 + 2 + 2 8 प्रोटॉन्स अभी तक निकल गए। ठीक है, और ये UqH2 जो बन गया है वो वापस से चले जाएगा अपने अपने पूल के अंदर। फिर क्या होगा, फिर तो ये वाली साइड भी खाली और नीचे वाली साइड भी खाली। ऊपर वाली साइड QP साइड मैट्रिक्स के आजू बाजू वाली जो साइड है वो क्या है, QN साइड। कौन सी वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, QN। ठीक है, और ये वाली Q। ठीक है, तो यहां से पूल में वापस चले गए UqH2 यूबी क्विनॉल। और यहां से भी आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली ये भी पूल में गया था यूबी क्विनॉल। तो ये वाली साइड भी वैकेंट, एम्प्टी, और ये वाली साइड भी एम्प्टी हो गई। अभी अभी जब फ्रेश क्यू साइकिल चलेगी तो सबसे पहले पूल से निकल के UqH2 वापस से यहाँ पे आएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा यूबी क्विनन में, यूबी क्विनन वापस से जाएगा पूल के अंदर। फिर यूबी क्विनन आएगा, यूबी क्विनन QN वाली साइड पे बाइंड करेगा। ठीक है, और फिर आगे की प्रोसेस या फिर कहानी सेम।
तो मैंने आपको क्यू साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी समझा दी। और यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स 4 है, यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉन पास कर रहा था एक एक इलेक्ट्रॉन से, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे, तो कुछ एनर्जी जनरेट होती है। वो एनर्जी को हम मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कुछ प्रोटॉन पंप करने के लिए यूज करते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 से 4 प्रोटॉन निकले, पंप किए। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से भी 4, टोटल 8 हो गए। और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 से 2, तो 4 प्लस 4 प्लस 2, 10 प्रोटॉन्स आर पंप्ड। ठीक है, इजी था ये। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर 2 की बात करेंगे। ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 2। ठीक है, सक्सिनेट इज कन्वर्टेड टू फ्यूमरेट कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। ये हमको पता है, क्रेब्स साइकिल में देखा था, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। सक्सिनेट का कोएंजाइम कौन था? FAD। ठीक है, FADH2 रिड्यूस्ड स्टेट। तो क्रेब्स साइकिल में जो FADH2 बना था वो एंटर करेगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में टू फॉर्म ATP। FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में पहुंचने के बाद वो बाइंड करेगा कॉम्प्लेक्स 2 पे। कहां पे? कॉम्प्लेक्स 1 पे नहीं, कॉम्प्लेक्स 2 पे। ठीक है, FADH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, FADH2 का ऑक्सीडेशन हो जाएगा with the loss of 2 electron and 2 proton, 2 हाइड्रोजन एटम। 2 हाइड्रोजन एटम आ जाएंगे मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे ऊपर चले जाएंगे FAD। FAD 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके FADH2 बनाएगा, है ना। और फिर उसने वो एक इलेक्ट्रॉन को, वो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को पहले भेजेगा FES के पास, क्योंकि हमको पता है FES कैन एक्सेप्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। ठीक है, तो FADH2 से अगर 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो वो अल्टीमेटली FAD बनने ही वाला है, क्योंकि वो FADH2 बनने के बाद उसने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अगर ट्रांसफर किया तो ये वापस से ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते पहले इसने एक इलेक्ट्रॉन भेजा, FES एक इलेक्ट्रॉन लेके आया यूबिक्विनन के पूल के पास, फिर अल्टीमेटली वो दूसरा इलेक्ट्रॉन भी भेजेगा। ठीक है, और ये सेम कहानी रिपीट होगी यहाँ पे भी। ठीक है, सेम कहानी है। ये एक इलेक्ट्रॉन, ये फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन था, फिर ये यूबिक्विनन एक्सेप्ट करेगा, यूबिक्विनन एक्सेप्ट करने के बाद वो यूबी सेमिक्विनन बन जाएगा। फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन यूबी सेमिक्विनन एक्सेप्ट करेगा, यूबी सेमिक्विनन एक्सेप्ट करने के बाद वो यूबिक्विनॉल बन जाएगा। ठीक है, यूबिक्विनॉल आएगा, यूबिक्विनॉल कहां पे जाएगा? कॉम्प्लेक्स 3 के QP वाले साइड पे। कहां पे? ये देखो कहां पे जाएगा, ये देखो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स 3 के QP वाले साइड पे। ये कॉम्प्लेक्स 3 है और कहानी सबकी सब सेम, पूरी सेम। डिफरेंस इतना है कि जब FADH2 का ऑक्सीडेशन होगा तो पाथवे कहां से चलेगा? कॉम्प्लेक्स 2 से। ठीक है, कॉम्प्लेक्स 2 से पाथवे चलेगा। कॉम्प्लेक्स 1 तब इन्वॉल्व, ये वाला कॉम्प्लेक्स तब इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कॉम्प्लेक्स 1 इन्वॉल्व नहीं होगा और कहानी चलेगी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 से, तो हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे प्रोटॉन्स पंप नहीं होते कॉम्प्लेक्स 2 में, बिकॉज द एनर्जी इज नॉट सफिशिएंट टू पंप द प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 2 से प्रोटॉन तो नहीं निकलने वाले, तो प्रोटॉन कहां से निकलेंगे?
कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से, कॉम्प्लेक्स नंबर 3 से। तो कितने प्रोटॉन बनेंगे? ये वाले दो, ये वाले दो, टोटल 4 हो गए, और ये वाले दो, टोटल 6 प्रोटॉन हो गए। कितने प्रोटॉन? 6 बार। व्हेन कॉम्प्लेक्स 1 इज नॉट इनवर्ट। ठीक है, ये सब पूरी की पूरी कहानी सेम है इसके बाद वाली। ठीक है, क्यूपी वाली साइड पे ये बाइंड करेगा कॉम्प्लेक्स 3 के पास, और वो पूरी की पूरी कहानी सेम। अभी आपको समझा मैंने कॉम्प्लेक्स 2 पहले क्यों नहीं बताया? पहले बताता तो जरूर कंफ्यूजन होता आपको। ठीक है, तो ये कुछ समरी है क्यू साइकिल के बारे में। देख, पहले वाला UQH2 पूल से आता है, क्यूपी वाले साइड पे बाइंड करता है, क्यूपी वाली साइड से बाइंड करने के बाद जब यूबिक्विनॉल दैट इज UQH2 दोनों के दोनों हाइड्रोजन को वो बाहर भेजेगा, कहाँ पे? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के पास। और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। एक इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा साइटोक्रोम C के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा Bl के पास। ठीक है, तो फिर UQH2 जब दोनों इलेक्ट्रॉन को देता है, और ये इलेक्ट्रॉन दे देने के बाद उसका कन्वर्जन यूबिक्विनन में होता है, दैट इज ऑक्सीडाइज स्टेट में। ये ऑक्सीडाइज स्टेट वापस से कहाँ पे जाता है? बैक टू पूल। पूल से निकल के वो वापस से बाइंड करता है QN वाले साइड पे। QN वाले साइड पे वो बाइंड करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेगा। कहाँ से लेगा? जो इलेक्ट्रॉन Bl और BH से ट्रांसफर किया जा रहा था वो ये एक्सेप्ट करेगा। यूबिक्विनन दैट इज UQ ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद वो पार्शियली रिड्यूस स्टेट में बन जाएगा, दैट इज यूबी सेमिक्विनन। ठीक है, फिर सेकेंड हाफ ऑफ क्यू साइकिल चलेगी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नया यूबिक्विनॉल का मॉलिक्यूल दैट इज UQH2 पूल से आएगा, वो क्यूपी वाले साइड पे बाइंड करेगा, फिर वो सेम कहानी वापस से आएगी। ठीक है, UQH2 का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो कि पहुंचेगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। एक इलेक्ट्रॉन और फिर दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन वापस से आएगा साइटोक्रोम C, इसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन यूबी सेमिक्विनन एक्सेप्ट करेगा, और दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर और यूबी सेमिक्विनन और एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट अगर कर लेता है तो वो बन जाएगा UQH2 दैट इज यूबिक्विनॉल। और हमको पता है ये पहले यहाँ पे UQ था, ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा। और यूबी सेमिक्विनल और एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? यूबी क्विनॉल। तो टोटल हाइड्रोजन एक्सेप्ट कितने हो रहे हैं? 2 हाइड्रोजन। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा दिया। टोटल हाइड्रोजन एक्सेप्ट कितने हो रहे थे? टोटल हाइड्रोजन कितने एक्सेप्ट हो रहे थे? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, फिर यूबी क्विनॉल का मॉलिक्यूल वापस से बन गया, यूबी क्विनॉल वापस से चले जाएगा अपने अपने पूल के अंदर। खत्म, क्यू साइकिल खत्म। ठीक है, समझो? नेक्स्ट, ATP synthase is also known as complex 5. It is of 6 lakhs Dalton. एक किलो डाल्टन मतलब 10,000 डाल्टन, तो 6 लाख डाल्टन मतलब 600 kDa. It is composed of two components F0 and F1. ATP synthase is world's smallest molecular motor. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हम डायग्रामेटिकली इसको समझेंगे। F0 कंपोनेंट क्या क्या है? F0 कंपोनेंट में F0 कंपोनेंट पहली बात तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये एम्बेड हुई होती है। ठीक है, उसमें एक A सब यूनिट, 2 B सब यूनिट एंड 9 to 12 C सब यूनिट की रिंग होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया आपको F0 सब यूनिट, उसमें बस ये B को भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, ये वाले B को। ओके, C सब यूनिट कंसिस्ट ऑफ अल्फा हेलाइसेस विच स्पैन लिपिड
इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। अल्फा हेलाइसेस का काम ये होता है जो उनका स्पैनिंग ऑफ लिपिड मेम्ब्रेन बायलेयर, ये हम सेल बायोलॉजी में देखेंगे, ठीक है। F0 कंपोनेंट इज इनिबिटेड बाय ओलिगोमाइसिन, ये ओलिगोमाइसिन से इनिबिट होता है, इसलिए उसका नाम क्या है F0, FO, ठीक है। F1 कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ 3 अल्फा, 3 बीटा, गैमा, डेल्टा एंड एप्सिलॉन। तो ये 3 अल्फा है, 3 बीटा है, एक डेल्टा है, एक गैमा है और एक एप्सिलॉन है। F1 component is tightly bound to F0 component. F1 component protrudes towards matrix. बीटा सब यूनिट क्या है, साइट ऑफ एटीपी सिंथेसिस, यहां से क्वेश्चन आया था एमएच सेट लाइफ साइंस में, ठीक है। मूविंग यूनिट मोटर रोटर इज गैमा एप्सिलॉन एंड C9 to 12 रिंग, whereas stationary unit is A, 2 सब यूनिट्स ऑफ B, अल्फा 3 बीटा 3 डेल्टा कॉम्प्लेक्स, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। व्हेन प्रोटॉन पास मूविंग यूनिट और रोटर विल रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, तो ये पूछ सकते हैं आपको डायरेक्शन कौन सी है, काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं आया अभी तक। टू प्रोटॉन हाफ चैनल्स आर प्रेजेंट इन ए सब यूनिट विच आर एसेंशियल फॉर द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। अभी इसको हम समझेंगे। तो ये कैसा प्रेजेंट होगा, ये मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ऊपर वाली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ओके। तो यहां पे रिंग होगी, ये सी वाली रिंग ऐसे होगी यहाँ पे, ठीक है। ये F0 कंपोनेंट है यहाँ पे, ये सी 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 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर ये मोटर एस, अल्फा बीटा सब यूनिट वाली, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स, सॉरी हाइड्रोजन आयंस का कॉन्सेंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में ज्यादा है, ठीक है। अगर हाइड्रोजन आयन का इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वो पास होगा इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स के अंदर अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। अभी रोटर और ये सबको हम समझते हैं। जब प्रोटॉन मैट्रिक्स से सब यूनिट ए से पास करेगा, सब यूनिट ए के पास 2 प्रोटॉन हाफ चैनल प्रेजेंट होते, जिसकी वजह से मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन होगा। तो ये प्रोटॉन आ गया, ये प्रोटॉन आने की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है इसका C9 to 12 सब यूनिट वाले रिंग का, और उसके साथ साथ ये गैमा और एप्सिलॉन वाला जो ये है, ठीक है, गैमा और एप्सिलॉन वाला, ये भी उसके साथ काउंटर क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। रोटेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। इट अकर्स बाय अननोन मैकेनिज्म, ठीक है। और ऊपर वाला जो पार्ट है, अल्फा बीटा डेल्टा, है ना, और ये ए वाला और ये B2 वाला, ये स्टेशनरी होगा, ये रोटेट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको हम बोलेंगे स्टेशनरी
यूनिट या फिर स्टेटर, और जो रोटेट होता है उसको हम बोलेंगे मूविंग यूनिट और रोटर। और आपको लोकेशन अभी मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताया था कि F0 कंपोनेंट इनर माइटोकॉन्ड्रियल में प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन में, और F1 वाला कंपोनेंट टुवर्ड्स द मैट्रिक्स होगा। प्रोटॉन्स आएंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से, F0 कंपोनेंट से गुजर के वो जाएंगे F1 यूनिट से, F1 कंपोनेंट से वो निकलेंगे मैट्रिक्स की तरफ अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। समझा? तो ये वाला जो पोर्शन दिखाया ना मैंने यहाँ पे, ये मैट्रिक्स वाला है, ये इन्वर्टेड है उसका सेम, और ये था, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ किया मैंने, ये मैट्रिक्स है और नीचे वाला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ठीक है, नीचे वाला क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, जहां पे प्रोटॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन यहाँ से आएंगे, हाफ प्रोटॉन चैनल में दैट इज ए सब यूनिट से पास करेंगे, सी यूनिट घूमेगी, सी रिंग घूमेगी, गैमा और एप्सिलॉन भी घूमेगा, ए बी टू अल्फा बीटा डेल्टा नहीं घूमेगा, और प्रोटॉन अल्टीमेटली कहां पे रिलीज हो गए, इन मैट्रिक्स। ये कहां पे, मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स से ये, ठीक है, मैट्रिक्स में ये रिलीज हो रहे, ये क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से प्रोटॉन आ रहे। ठीक है, नेक्स्ट, rotary motor or engine driven model or binding change model, it is widely accepted model for ATP synthesis. When proton passes through C ring, rotation of gamma epsilon subunit occur by 120 degree, as a result of which conformational change occurs in beta 3 beta subunits which drive ATP synthesis. Rotation of gamma epsilon subunit in response to passing of protons occur by unknown mechanism. ठीक है, तो यहाँ पे दिखा है मैंने कि रोटेशन कैसे होता है, वो अननोन मैकेनिज्म से होता है। बीटा सबयूनिट हैव 3 कन्फर्मेशनल स्टेट्स, ओ स्टेट, एल स्टेट, टी स्टेट। ओ स्टेट को हम ओपन स्टेट बोलते हैं, इट कैन बाइंड एटीपी एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वीकली। एल स्टेट लूज स्टेट, तो ये एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को लूजली बाइंड करेगा। टी स्टेट मतलब टाइट स्टेट, ये एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को टाइटली बाइंड करेगा, जिसकी वजह से एटीपी का सिंथेसिस होगा, क्योंकि एटीपी मतलब एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, एटीपी रिलीज इन ATP is released in open conformation and it is energy dependent, याद रखो ये। ठीक है, बीटा सब यूनिट चेंजेस इन द ऑर्डर OLTO। यहां से क्वेश्चन नहीं आए तो यहां से पूरे चांसेस बनते हैं कि अपकमिंग एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कंप्लीट 360 रोटेशन ऑफ गैमा एप्सिलॉन सब यूनिट विल रिलीज 3 ATPs। तो ये स्टार पॉइंट्स वाले सब इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी हम इसको समझेंगे। पहली बात, 120 डिग्री घूमेगा काउंटर क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज नहीं, काउंटर क्लॉकवाइज। तो जब प्रोटॉन पास करेगा C9 to 12 वाले रिंग से, उसके वजह से रोटेशन होगा। ठीक है, रोटेशन की वजह से ऐसा हमको देखने को मिल रहा है कि बीटा सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। रोटेशन की वजह से बीटा सब यूनिट में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा। ठीक है, अभी यहां पे हम समझेंगे इसको। इट विल एग्जिस्ट इन लूज, टाइट एंड ओपन स्टेट। तो लूजली एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एल वाला जो है कन्फर्मेशन बीटा सब यूनिट का, वो लूजली इसको बाइंड करेगा। टाइटली, टाइट वाला जो स्टेट है वो एटीपी को टाइटली बाइंड करके रखेगा। ओपन वाला जो स्टेट है वो एटीपी को क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, 120 डिग्री का काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। काउंटर क्लॉकवाइज, ये क्लॉक है, क्लॉक ऐसे हो रहा है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये क्लॉकवाइज। तो आपको इमेजिन क्या करना है, ये वाली जो फर्स्ट डायग्राम है उसको 120 डिग्री क्लॉक के ऑपोजिट घुमाना है। तो इस तरह से घुमाना है,
अगर आपने इस तरह से कैसे घुमाया तो ये वाला टी इधर आ जाएगा, है ना, एल नीचे आ जाएगा और ये ओ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है, पहले क्या था, यहाँ पे क्या था, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, रोटेशन की वजह से क्या हो गया, एल का चेंज टी में हो गया। टी क्या करता है, टाइट स्टेट क्या करता है, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को टाइटली बाइंड करके रखता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एटीपी का सिंथेसिस हो जाएगा। लूज स्टेट पे कौन बाइंड करता है, एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। टी पे क्या था, एटीपी, रोटेशन की वजह से अभी टी वाली साइड किस में चेंज हो गई, ओपन स्टेट में या फिर ओ में। ओपन स्टेट में क्या होता है, एटीपी इज रिलीज्ड इन ओपन कन्फर्मेशन, ये लो एटीपी रिलीज हो गया। 120 डिग्री पे एक एटीपी निकलते हैं। ठीक है, 120 डिग्री पे, अच्छा आपको दिख रहा है ना, ठीक है, 120 डिग्री पे एक एटीपी का रिलीज हो रहा है, ये फर्स्ट एटीपी रिलीज। ठीक है, अभी इसको वापस से 120 डिग्री अगर हम घुमाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो टी नीचे आ जाएगा, ओ लेफ्ट साइड में आ जाएगा और टी राइट साइड में आ जाएगा। इसको ऐसे घुमाएंगे टी नीचे जाएगा, ओ लेफ्ट साइड में चले जाएगा और एल ऊपर चले जाएगा। ठीक है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा ये डायग्राम, मैंने जानबूझ के यहाँ पे आपके लिए सारे के सारे डायग्राम बना दिए ताकि आपको इमेजिन करने में आसानी हो। ठीक है, ये इंटरनेट पे सिर्फ एक 120 डिग्री का रोटेशन दे दिया है, इसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या था, एटीपी था टी के साइड, रोटेशन की वजह से वहां पे कौन, और रोटेशन की वजह से अभी वो ओ स्टेट में आ जाएगा। ओ स्टेट में क्या होता है, एटीपी का रिलीज होता है, ये लो एटीपी का रिलीज हो गया, सेकेंड एटीपी रिलीज। एल वाली स्टेट में क्या था, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, रोटेशन की वजह से टी स्टेट बन गई। टी स्टेट बन गई तो टी स्टेट क्या करती है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को टाइटली बाइंड करेगी, तो बन जाएगा एटीपी। और लूज वाली स्टेट पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट नया आके बाइंड कर जाते हैं। तो अभी तक तो 240 डिग्री रोटेशन हुए, 2 एटीपी निकल गए। अभी अगला जो रोटेशन होगा ना 360 डिग्री वाला, उससे आपको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, आपको यही मिलेगा, फर्स्ट वाली फिगर, ये सेकंड वाली फिगर थी और ये थर्ड वाली डायग्राम थी। और 120 डिग्री अगर आप उसको घुमाओगे, और अभी आप इमेजिन करके देखो उसको वापस से घुमाने के बाद, एल ऊपर जाएगा, ओ नीचे आएगा, टी राइट साइड में आएगा। ठीक है, और 360 डिग्री घूमने के बाद ये वाला थर्ड एटीपी निकल रहा है। ठीक है, ये वाला थर्ड एटीपी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंप्लीट 360 डिग्री रोटेशन विल रिलीज 3 एटीपीस। ठीक है, समझा आपको, ओके। और ऑर्डर भी ध्यान से देख लो एक बार, ओ एल टी ओ, तो यहाँ पे पहले ओ था, फिर घूमने की वजह से यहाँ पे एल आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे टी आ गया और वापस से ओ आ जाएगा, तो ऑर्डर क्या हुई, ओ एल टी ओ। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, एटीपी फॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हमने ये देखा कि कॉम्प्लेक्स 1 से 4 हाइड्रोजन आयंस आर पंप फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। कॉम्प्लेक्स 2 तो पंप नहीं करता, कॉम्प्लेक्स 3 से भी 4 निकलेंगे, कॉम्प्लेक्स 4 से भी 2 निकलेंगे, 4 + 4 + 2 टोटल 10 H+ आयंस।
NH plus ions are pumped. तो ये देखा जाता है कि चार H प्लस आयन जब एटीपी सिंथेसिस से पास होते हैं फ्रॉम इंटरमेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, तो एक एटीपी बनता है. ठीक है, कितना एटीपी बनेगा? एक एटीपी. तो अगर 10 प्रोटॉन हो गए तो इन 4 प्रोटॉन से कितना एटीपी बन रहा है? एक. 10 प्रोटॉन से कितने एटीपी बनेंगे? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2.5 एटीपी बनेंगे. ठीक है, 1 NADH plus H plus will produce 3 ATP. It will require, अगर एक एटीपी बनने के लिए चार H प्लस आयंस लग रहे हैं, तो 3 एटीपी बनने के लिए कितने लगेंगे? 12 प्रोटॉन्स को पंप करना पड़ेगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. वैसे FADH2 हमको पता है कि 2 एटीपी बनाता है. एक एटीपी बनने के लिए 4 प्रोटॉन लगते हैं. 4 प्रोटॉन का पंप होना लगता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. तो अगर 2 एटीपी बनाने हैं तो 8 प्रोटॉन लगेंगे. 8 H plus ions are required to be pumped from matrix to intermembrane space. ठीक है, inhibitors of electron transport chain. Rotenone is also used as fish poison and as insecticide. It is derived from plant. Amital or amobarbital barbiturates pyridine A inhibit complex 1. तो इसमें कंसेप्ट वाली कोई चीज नहीं है, यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, मेलोनेट कार्बोक्सिन इनिबिट कॉम्प्लेक्स 2. पेरिसिडिन ए क्या है? एंटीबायोटिक. ठीक है, एंटीमाइसिन ए क्या है? ये भी एंटीबायोटिक है. एंटीमाइसिन ए डायमर कैप्रोल इनिबिट कॉम्प्लेक्स 3. साइनाइड अजाइड कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड इनिबिट कॉम्प्लेक्स 4. ओलिगोमाइसिन भी एंटीबायोटिक है. इट इनिबिट F0 component of ATP synthesis. Dicyclohexyl carbonamide DCCD inhibit complex 5 और ATP synthesis. Stigmastellin inhibit electron flow from coenzyme QH2 या फिर ubiquinol to FES. ये देखेंगे हम. ठीक है, डायग्राम में. Plants has alternative rotenone insensitive dehydrogenase and also has alternate oxidase. Alternate oxidase is resistant to cyanide but inhibited by salicyl hydroxamide acid. ठीक है, स्टिग्मास्टेलिन क्या बोल रहा है? इनहिबिट इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम कोएंजाइम QH2 या फिर यूबिक्विनोल टू FES. यूबिक्विनोल टू FES मतलब ये वाला पार्ट, ये दिख नहीं रहा है आपको. कोएंजाइम QH2 टू FES मतलब ये वाला पार्ट. यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा. कौन इनिबिट कर रहा है? ये स्टिग्मास्टेलिन. ठीक है, स्टिग्माटेलिन है ये. ठीक है, एस नहीं है उसमें. अल्टरनेट ऑक्सीडेज इज रेजिस्टेंट टू साइनाइड. तो ये अच्छी बात है. प्लांट्स के अंदर अगर साइनाइड भी होगा तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि अल्टरनेट ऑक्सीडेज उसमें प्रेजेंट होता है जो कि रेजिस्टेंट टू साइनाइड होता है. लेकिन ये इनिबिट हो सकता है अल्टरनेट ऑक्सीडेज बाय SHA. ठीक है, और रोटेनन का भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा. ठीक है, प्लांट्स के अंदर, क्योंकि रोटेनन इनसेंसिटिव डिहाइड्रोजनेस यहाँ पे पाया जाता है. तो ये पॉइंट है यहाँ पे कंसेप्ट का, मैं आपको ये रट्टा मारना पड़ेगा. ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो ये रटना पड़ेगा आपको, ये रटना पड़ेगा. अनकपलर्स. अच्छा, यहाँ से भी कोई अच्छा क्वेश्चन बनता है. यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है. यहाँ से अनकपलर्स हमको पता है ऑक्सीडेशन
and phosphorylation in electron transport chain is tightly linked. ठीक है, बराबर है। एटीपी सिंथेसिस भी होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट भी होगा, तो ये टाइटली लिंक्ड है। लेकिन अनकपलर्स क्या करते हैं, वो डीलिंक कर देते हैं, मतलब वो प्रोसेस को सेपरेट कर देते। वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को सेपरेट करेंगे फ्रॉम एटीपी सिंथेसिस। मतलब ऑक्सीडेशन होगा लेकिन फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो जो टाइटली कपल्ड प्रोसेस थे उनको ये अनलिंक कर देगा, डीलिंक कर देगा बाय इंक्रीजिंग द परमेबिलिटी ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन टू प्रोटॉन्स। तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। ये मैट्रिक्स, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस, सॉरी इनर मेम्ब्रेन, और ये इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। हमको पता है कि इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का लेवल ज्यादा है, यहाँ पे कम है। एटीपी सिंथेस, एटीपी सिंथेस, यहाँ पे रिंग वाला कंपोनेंट उसका यहाँ से कुछ अपना कौन सा था, ये गैमा और एप्सिलॉन वाला सब यूनिट, और यहाँ से वो अल्फा बीटा वाले सब यूनिट। ठीक है, ये क्या था F0, ये क्या था F1। तो ये जो इंक्रीज प्रोटॉन्स थे वो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू एटीपी सिंथेस कहां पे आ रहे थे, वापस से मैट्रिक्स के अंदर, बराबर है। इसके वजह से एटीपी का सिंथेसिस हो रहा था। लेकिन अनकपलर क्या करते हैं, अनकपलर क्या करते हैं, अनकपलर ये जो ग्रेडियंट बन रहा है उसको वो डिस्टर्ब कर देंगे। ठीक है, डिस्टर्ब मतलब वो क्या करेंगे, इसकी परमेबिलिटी बढ़ा देंगे H प्लस आयन के लिए, इसकी परमेबिलिटी बढ़ा देंगे फॉर H प्लस आयन। अगर इसकी परमेबिलिटी बढ़ी तो H प्लस आयन्स यहां से पास होने की जगह यहां से पास होना चालू हो जाएगा। ठीक है, एटीपी सिंथेसिस से पास नहीं होगे। अगर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में H प्लस आयन के लिए परमेबिलिटी बढ़ गई तो एटीपी सिंथेस के वजह से इसके जगह वो यहां से आना चालू हो जाएगा, H प्लस आयन यहां से आने चालू हो जाएगी, जिसके वजह से एटीपी सिंथेसिस क्या अब होगी, नहीं होगी, नो एटीपी सिंथेसिस, पॉसिबल ही नहीं एटीपी सिंथेसिस होना, क्योंकि H प्लस आयन अभी एटीपी सिंथेसिस से नहीं पास हो गए, वो पास हो गए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के पास। ठीक है, ये था अनकपलर का लॉजिक, एकदम इजी वे मैंने आपको समझाया मैं। ठीक है, तो अभी बाकी की चीजें तो इजी है। It promotes oxidation of substrate like NADH and FADH2 at increased rate but without ATP synthesis। तो जैसे कि मैंने बोला, अगर H प्लस आयन पास ही नहीं हो गए एटीपी सिंथेसिस से तो एटीपी का सिंथेसिस ही नहीं होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन जरूर होगा। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ अनकपलर्स आर 2,4-dinitrophenol, डाइक्यूमरल कार्बोनिल साइनाइड, trifluoromethoxyphenylhydrazone FCCP, dinitrocresol pentachlorophenol FCCP is 100 times more effective than DNP. Aspirin in at high concentration, thyroxine at high concentration, thermogenin, valinomycin, gramicidin A, nigericin, etc. ये अनकपलर्स के एग्जांपल। ओलिगोमाइसिन विल इनहिबिट बोथ ऑक्सीडेशन एज वेल एज फॉस्फोराइलेशन, तो ये याद रखना। थर्मोजेनिन इज प्रेजेंट इन ब्राउन एडिपोस टिश्यू, कहां पे होता है ब्राउन एडिपोस टिश्यू, इन अपर बैक एंड नेक। ठीक है, whose role is to produce heat, body heat, especially in newborn babies। तो न्यूबॉर्न बेबीज में टेम्परेचर का मेंटेनेंस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर उनको ठंड लग जाए
तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू में थर्मोजेनिन प्रेजेंट होता है। थर्मोजेनिन प्रेजेंट होने की वजह से ये थर्मोजेनिन एज अ अनकपलर काम करेगा। एज अ अनकपलर काम करेगा मतलब ये ऑक्सीडेशन को तो प्रमोट करेगा, लेकिन फॉस्फोराइलेशन या फिर एटीपी सिंथेस को ये होने नहीं देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बॉडी में हीट जनरेट होगी। ठीक है, हीट जनरेट होने की वजह से जब भी छोटे बच्चे को ठंड लगेगी तो ये वाले प्रोसेस से उसको प्रोटेक्शन मिलेगा वाया फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बॉडी हीट। ठीक है, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प हाइबरनेशन इन एनिमल्स लाइक स्नेक्स। ठीक है, तो बॉडी हीट की वजह से उनको प्रोटेक्शन मिलेगा। ठीक है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनॉल वाज आल्सो यूज्ड फॉर वेट लॉस। ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन तो चालू रखता था, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन उतना ज्यादा ग्लूकोज का भी ऑक्सीडेशन होने वाला है, क्योंकि ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के बाद ही NADH FADH2 बनेगा, मतलब ऑक्सीडेशन यहाँ पे इंक्रीज रेट में होगा। और हमने ये देखा था लास्ट लेक्चर में कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो कितनी एनर्जी निकलती है कैलोरी मीटर में, ये देखा था हमने, किलो जूल में निकलती है ना एनर्जी। तो हीट तो रिलीज होगी लेकिन एटीपी सिंथेसिस नहीं होगा। तो ग्लूकोज का अगर जिसको फैट लॉस करवाना है, अगर उसके बॉडी में बहुत फैट है और ग्लूकोज भी ज्यादा है और अगर उसका ऑक्सीडेशन इंक्रीज रेट में हो, एटीपी सिंथेसिस ना हो, ठीक है, इससे बॉडी में हीट जनरेट होगी और कुछ फायदा उसमें वेट लॉस के लिए भी होगा, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स होने की वजह से इसको ये डिसकंटिन्यूड किया गया। ठीक है, हाइपरथर्मिया का जो साइड इफेक्ट था उसकी वजह से ये डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो ये रोल था अनकपलर्स का। तो ये लास्ट स्लाइड थी, शायद से आपको सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं समझे तो ये वापस से आप वीडियो वापस से देख सकते हो। ठीक है, तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ये सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में प्रोबेबली हम लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस आए, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, पायरुवेट ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, वो सब हम प्रीवियस ईयर वाले अच्छे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस वीडियो वाज एक्सट्रीमली हेल्पफुल फॉर यू। Please don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, and also share this video with your friends so that maximum students can benefit from this video. Okay? See you in the next video. Thanks for watching.